चीन ने पूरा किया कृत्रिम चांद। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उच्चतम स्तरों पर अधिक शक्ति की लड़ाई और ओलंपिक में भयावह घटनाक्रम। इस सप्ताह के चीन समाचारों की सुर्खियों में और भी बहुत कुछ। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है और यह कोई मजाक नहीं है। यह 20 साल पुराने एक प्रयोग से प्रेरित था जिसमें एक मेंढक को ऊपर उठाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया गया था। हो सकता है कि चीनी नेता शी जिनपिंग एक निश्चित अजीब टॉर्च से निपटने के तरीकों की तलाश कर रहे हों। उसे चांद पर भेज दो। लेकिन चीन का कृत्रिम चंद्रमा वैसा नहीं दिख सकता जैसा आप सोच रहे हैं। ये योजनाबद्ध हैं। यह एक निर्वात कक्ष है जिसमें चट्टानों और धूल से बना 2 फुट चौड़ा कृत्रिम चंद्रमा है। चुंबक अनिवार्य रूप से चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण को फिर से बनाते हैं, जो कि पृथ्वी पर छठे स्थान पर है। जब क्षेत्र काफी मजबूत होता है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ एक जीवित मेंढक से एक शाहबलूत तक चीजों को चुंबकित और उत्तोलन कर सकता है। वैज्ञानिक मेंढक उड़ने में इतने व्यस्त क्यों हैं? वैसे भी, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख वैज्ञानिक के अनुसार यह कृत्रिम चंद्रमा अपनी तरह का पहला है। कृत्रिम चंद्रमा चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा के समान एक परीक्षण वातावरण का अनुकरण करने की अनुमति देगा, जहां चट्टानें और धूल पृथ्वी की तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, तापमान तेजी से और नाटकीय रूप से बदल सकता है, और कम गुरुत्वाकर्षण में मिट्टी के कण एक दूसरे से अधिक ढीले बंधे होते हैं। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ बहुत ही महत्वाकांक्षी चंद्र योजनाएं हैं। वे 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारना चाहते हैं। और चीन रूस चंद्रमा आधार की कुछ चर्चा है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्पेस रेस 2 काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। नए शीत युद्ध की बात करते हुए ब्रिटेन के MI5 ने चेतावनी दी है कि एक चीनी एजेंट ने संसद में घुसपैठ की है। सुरक्षा सेवा से एक चेतावनी ने कहा कि क्रिस्टीन चिंग कुइली ने वर्तमान और महत्वाकांक्षी सांसदों के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए संबंध स्थापित किए। क्रिस्टीन ली लंदन की एक वकील हैं। MI5 के अनुसार वो जानबूझकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग की ओर से राजनीतिक हस्तक्षेप गतिविधियों में लगी हुई थी। ली ने चीन और हांगकांग में विदेशी नागरिकों से धन के साथ राजनेताओं को भी दान दिया। BBC के मुताबिक यह लंबे समय से चल रही जांच का नतीजा है। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ली पर अब तक कुछ भी अवैध करने का आरोप नहीं लगाया गया है। ली जिस प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप में शामिल हैं, उसके खिलाफ ब्रिटेन में वास्तव में कानून नहीं है। यही एक कारण है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए UK और अन्य उदार लोकतंत्रों में हस्तक्षेप करना इतना आसान है। और ब्रेक के बाद चीनी नेता शी जिनपिंग इस साल चीनी सेना को अपना पहला मार्चिंग ऑर्डर देते हैं। वापसी पर स्वागत है। एकदम नया साल है। लेकिन चीनी नेता शी जिनपिंग के लिए यह संकल्पों का समय नहीं है। यह सेना को वर्ष के अपने पहले आदेश जारी करने का समय है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रमुख के रूप में, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, शी ने सैनिकों से कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य संघर्ष में बदलाव पर नजर रखें और प्रौद्योगिकी, युद्ध और विरोधियों में परिवर्तन। शी ने यह नहीं बताया कि वे विरोधी कौन हैं। मैं आपको अनुमान लगाने देता हूं। हालांकि साल के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और अगर आप हर किसी का पसंदीदा कम्युनिस्ट सोप ओपेरा सामान्य शत्रुता देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इसका मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर आंतरिक शक्ति संघर्ष है। पिछले वर्षों में शी का ध्यान विदेशों से सैन्य खतरों और युद्ध की तैयारी पर केंद्रित था। इस साल यह बहुत अधिक स्पष्ट था। लगभग मानो उनमें से कुछ खतरे विदेशों से न हों। हो सकता है शी के आंतरिक राजनीतिक दुश्मनों से। शी द्वारा सेना को आदेश दिए जाने के अगले दिन शी के करीबी सहयोगी वांग शियाओहोंग कॉर्नरबॉक्स, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की पार्टी समिति के सचिव, ने इस लेख को पार्टी के मुखपत्र द पीपल्स डेली में प्रकाशित किया। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा विभागों को शी जिनपिंग थॉट द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए और राजनीतिक सुरक्षा को खतरे में डालने के सभी प्रकार के प्रयासों को कुचलना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि इस साल कम्युनिस्ट पार्टी में गुटबाजी बहुत तीव्र होने वाली है। मैं सामान्य शत्रुता के अगले एपिसोड की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कुलीन शक्ति प्रतियोगिताओं की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक सिर्फ 3 सप्ताह दूर हैं। और चीन इसके लिए इंटरनेट खोलने का दिखावा कर रहा है। चीन में दुनिया का सबसे दमनकारी इंटरनेट नियंत्रण है। लेकिन चीनी शासन ने ओलंपिक एथलीटों को बीजिंग में ओलंपिक गांव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य वेबसाइटों तक मुफ्त पहुंच का वादा किया है। फिर से, सिर्फ विदेशी एथलीट और जब वे ओलंपिक विलेज में हों।
लेकिन फिर भी विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन गतिविधि की भारी निगरानी जारी रहेगी, यहाँ तक उन आगंतुकों के लिए भी जिन्हें उन साइटों तक पहुंचने की अनुमति है जो अन्यथा अवरुद्ध हो जाएंगी। आप जानते हैं, किसी भी विदेशी एथलीट के लिए जो मानवाधिकारों के लिए किसी तरह का स्टैंड लेने की सोच रहा होगा। चीनी इंटरनेट पुलिस को इसके बारे में पता चलता है और बैथलॉन प्रतियोगियों के पास शूट करने के लिए कुछ और दिलचस्प हो सकता है। ओलंपिक निगरानी की बात करें तो जासूसी भी एथलीटों के लिए एक चिंता का विषय है। डच एथलीटों को केवल इसी कारण से अपने फ़ोन या लैपटॉप चीन नहीं लाने की चेतावनी दी गई है। डच टीम के सदस्य अपने व्यक्तिगत डेटा को चीनी निगरानी से बचाने के लिए चीन में अप्रयुक्त उपकरणों से लैस होंगे। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में अच्छी तरह से समाचार ले रही है। मेरा पसंदीदा सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एनए से लाकर नीदरलैंड की आलोचना की, अमेरिका पर एक तिब्बती कार्यकर्ता को डच ओलंपिक समिति को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए और नीदरलैंड की कोविड प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए। देखिए, अगर आप ग्लोबल टाइम्स के लिए काम करते हैं तो यह समझ में आता है। और ब्रेक के बाद सामने आ रहा है, चीन की शून्य कोविड नीति अधिक संकट में है। वापसी पर स्वागत है। ओलंपिक के दौरान कोविड चीनी शासन की एक विशेष चिंता है। चीन ने कठोर लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन करने वाले लोगों को 4 साल तक की जेल की सजा देना शुरू कर दिया है। दुख की बात यह है कि चीन की पागल जीरो कोविड नीति को लागू करने में लाखों चीनी नागरिक शामिल हो गए हैं। जियान में अस्पताल के कर्मचारियों ने सीने में दर्द से पीड़ित एक व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक मध्यम जोखिम वाले जिले में रहता था। उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एक अन्य मामले में अस्पताल के कर्मचारियों ने एक महिला जो 8 महीने की गर्भवती थी और खून बह रहा था क्योंकि उसका कोविड परीक्षण मान्य नहीं था, को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने अपना बच्चा खो दिया। 2 सामुदायिक सुरक्षा गार्डों ने एक युवक से कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तालाबंदी के दौरान उसे पकड़ने के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। यह आश्चर्यजनक है कि लोग क्या करेंगे क्योंकि सत्ता में किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था या उन्हें ऐसा करने के लिए भुगतान किया। हालांकि चीन देश भर के सिविल सेवकों को अपनी कमर कसने का आदेश दे रहा है। तो शायद वे सत्तावादी नीतियों को लागू करना बंद कर देंगे यदि इसमें पैसा नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में हमने एक एपिसोड किया था कि कैसे चीन की शून्य कोविड नीति गिर रही है। देखें कि क्या YouTube किसी तरह आपको इसके बारे में बताना भूल गया है। उस कड़ी में मैंने उल्लेख किया था कि चीन की शून्य कोविड नीति अस्थिर है, इसलिए वे इसे सामाजिक शून्य कोविड कहने जैसे काम करना शुरू कर रहे हैं, जिसका अर्थ है अभी भी कोविड है। और जैसा कि ब्लूमबर्ग बताते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अधिक शब्द का खेल भी खेल रही है। सरकार के अनुसार कोविड जीरो अब चीन का नीतिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य गतिशील समाशोधन है जो स्थानीय प्रकोपों मोहर लगाने के लिए स्थानीय सरकारों पर निर्भर करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि गतिशील समाशोधन बिल्कुल शून्य कोविड की तरह लगता है, लेकिन स्थानीय सरकारों को विफल करने के लिए एक आसान तरीका के साथ, आप सही होंगे। मुझे यकीन है कि स्थानीय अधिकारी इसे पसंद कर रहे हैं, खासकर जब से इसका प्रकोप पूरे चीन में फैल रहा है। हांगकांग के लिए एक और अद्भुत संकेत, शिनजियांग के पूर्व सुरक्षा प्रमुख, आप जानते हैं, जहां सभी बड़े पैमाने पर निगरानी और नरसंहार है, हाँ, उन्हें हांगकांग में चीनी सेना की चौकी का प्रभारी बनाया गया है। यह अच्छा चलेगा। एक बदलाव के लिए कुछ अच्छी खबरों में, ताइवान ने लिथुएनिया के लिए अपना समर्थन बढ़ाना जारी रखा है। लिथुएनिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आर्थिक हमलों का सामना कर रहा है क्योंकि सरकार ने ताइवान का समर्थन किया है। ताइवान ने इस सप्ताह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए $1 बिलियन के लिथुएनिया क्रेडिट फंड की घोषणा की। इस बीच लिथुएनिया के विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ से चीन के साथ खड़े होने का आह्वान किया है। ताइवान और लिथुएनिया वे नायक नहीं जिनके हम हकदार थे, लेकिन वे नायक जिनकी हमें आवश्यकता है। चीन लगातार 6 नए स्थलों पर नए निर्माण के साथ भूटान के साथ सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है। उपग्रह छवियों में 200 से अधिक नई संरचनाओं का एक विशाल निर्माण दिखाई देता है। इस क्षेत्र का चीनी सेना के लिए बहुत अधिक सामरिक महत्व है। यह भारत, भूटान और चीन की सीमाओं के जंक्शन पर है, जहां भारतीय और चीनी सैनिक 2017 में 2 महीने से अधिक समय से गतिरोध में बंद थे, इसलिए उम्मीद है कि 2022 में चीन के भारत के साथ और सीमा विवाद होंगे। और अब वो समय है जब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। मेरी वफादार 50% सेना शो के प्रशंसक जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से हम जो करते हैं उसका समर्थन करते हैं। लॉलनो पेट्रियन से पूछता है, क्या आपको लगता है कि कंपनियां चीन से बाहर जाने वाली हैं और इसके बजाय EU में अधिक कारखाने शुरू करने जा रही हैं? यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा यदि फैक्ट्रियां चीन को बेचना बंद कर दें और केवल यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन से बिना किसी संबंध वाले देशों में बिक्री शुरू करें। यह बहुत अच्छा प्रश्न है।
दरअसल ट्रंप प्रशासन के दौरान हमने देखा कि बहुत सी कंपनियां चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करना शुरू कर रही थीं। हालांकि वे वास्तव में विनिर्माण को वापस अमेरिका या यूरोपीय संघ में नहीं ला रहे थे। अधिकांश अन्य एशियाई देशों में दुकान स्थापित करते हैं। मैंने वियतनाम में बनी और भी बहुत सी चीज़ें देखना शुरू कर दिया है। हाल ही में अमेरिका ने उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम पारित किया। इससे अधिक पश्चिमी कंपनियों को चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहिए। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि क्या चीन कोविड के मामलों के कारण बंद रहता है, अधिक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्विच करने की आवश्यकता होगी या जोखिम कभी भी अपने उत्पादों को चीन से बाहर नहीं निकालेंगे। अंततः इसका मतलब यह हो सकता है कि उपभोक्ताओं के पास चीन में नहीं बनी चीज़ें खरीदने के अधिक अवसर होंगे, जो बहुत अच्छा होगा। हम वास्तव में एक नए YouTube चैनल पर काम कर रहे हैं जो लोगों को ऐसे उत्पाद खोजने में मदद करता है जो चीन में नहीं बने हैं। क्या ऐसा कुछ है जिसमें आप रुचि रखते हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद लोलनो, और आप सभी के लिए, चीन बिना सेंसर वाली 50 सेटी सेना में शामिल होने पर विचार करें। आपके पास शो में मुझसे सवाल पूछने का मौका होगा और कुछ अन्य शानदार सुविधाएं भी हैं। patreon.com/chinonsensor देखें या अधिक जानने के लिए chinonsensor.locals.com। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।